हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका था, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई मेजर डाउट है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे आप। चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं हमारे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो पहला टॉपिक आएगा वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। आप अकाउंटेंसी बुक, अपनी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, उसमें आप जो अकाउंटेंसी है वो पूरी बुक है किसके ऊपर? सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। Forms of organization. The forms of organization are related with ownership is a legal concept which determine the authority and responsibility of the owners. The authority and responsibility of the owners keep on changing along with the changing forms of ownership. आपसे कहता है बिजनेस के अंदर जो बहुत सारी ऑनरशिप होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन हर जगह जो अलग अलग होती है, हर जगह ऑनर्स भी अलग अलग होते हैं। काफ़ी कंपनी पार्टनरशिप में काम कर रही होती है, 2 लोग मतलब 3 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। काफ़ी जगह खाली सिंगल मालिक ही काम कर रहा होता है। ऐसी और भी आएंगी हमारी अभी, जिसमें हमारा कहता है कि द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद द ओनरशिप। ये जो कंपनी होती है वो रिलेटेड किससे होती है? मालिक से। इज अ लीगल कंसेप्ट विच डिटरमाइन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर्स। इसमें ये देखी जाती है कि अथॉरिटी किसके पास, पावर किसके पास है। अगर मान लेते कंपनी हो, कंपनी आप ही के नाम है, बस सारी पावर किसके नाम है? आपके नाम है ना। यही मान लेते आपकी कंपनी है और 3 जने मिलकर काम कर रहे हैं, तो मतलब ये जो कंपनी है 3 जनों के नाम है, तो पावर किस किसके पास है? 3 जनों के पास है। आया समझ? द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर्स कीप्स ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। आपसे कहता है कि यहाँ पर अथॉरिटी इट मीन्स पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती रहती है अगर आप ऑनरशिप चेंज कर देते हो। ऑनरशिप चेंज कर देते हो, जैसे कि मान लेते हैं, अगर आपका अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले, हम एक घर मान लेते हैं। वो घर मान लेते हैं आपके फादर ने ही खरीदा है और उसको खरीदे 1 या 2 साल हुए खरीदे हुए। अब वो घर का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो क्या बोलते हैं उसके मालिक हैं, पूरी पावर किसके पास है? आपके फादर के पास है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक घर है, ठीक है, और वो घर ना दादी ने मतलब या कह सकते हैं दादा ने खरीदा था, और उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे मतलब एक तो आपके पापा ही हो गए और एक 2 चाचा भी हैं आपके, या एक ताऊ जी मान लो, मतलब बड़े पापा बोलते हैं। तो मान लेते 3 बेटे थे उनके। देखिए जैसे कि दादा थे, उनके 3 बेटे थे, और ये जमीन ना किसने खरीदी थी? दादाजी ने खरीदी थी। अब इस जमीन पे हक किस किसका होगा? तीनों बेटे का होगा। तो वही वाली बात है, अभी इस कंपनी या इस जमीन का मालिक कितने हैं? 3 हैं। अब क्या खाली जो पावर है ओनली आपके पापा के पास है? नहीं, अब वो पावर जो है आपकी क्या हो चुकी है? बट चुकी है 3 जनों के बीच में। और हमने भी एक जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, हमने कहा था ये घर है और आपके फादर ने खरीदा इस घर को आपके फादर ने परचेस करा है, तो उसका मालिक कौन होगा? आपके फादर ही होंगे बस। अब मान लेते हैं आपके फादर ने अगर ये घर किसी दूसरे को बेच दिया, अब वो इस घर को अपने तरीके से संभालेगा। आपके पापा इस घर को अपने तरीके से संभाल रहे थे। जैसे आप ऑनरशिप को चेंज कर देते हो, उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस घर की अथॉरिटी, मालिक भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वही कहता है कि मान लेते हैं अगर एक बिजनेस खाली आप ही कर रहे हो, ये सारा काम आप ही संभालते हो, तो इसके मालिक आप हो गए। तो काम थोड़ा अलग तरीके से, पावर सारी आपके हाथ में है। आपने अगर अपने साथ में एक पार्टनर और जोड़ लिया, उसने कहा हम दोनों मिलके काम करते हैं, अब पावर किस किस के हाथ में? 1 और 2, 2 जन के हाथ में पावर है, तो काम भी उस तरीके से होगा, प्रॉफिट भी उस तरीके से बटेगा। वो बात की बात है। बट ये कि अगर आप ऑनरशिप चेंज कर देते हो तो कंपनी के अंदर क्या होता है, काम भी अलग तरीके से, ऑनरशिप चेंज हो जाता है और काम, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। जिसमें आपका आ जाता है, पहला आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हमने यही समझा कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बस एक कंपनी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभाल रहा है, उसका मालिक कौन है। मालिक चेंज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो रहेगी। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पहला आ जाता है वो है आपका
सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है आपका? सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned and managed, controlled by an individual who is recipient of all profit and bearer of all risk. इसमें कहता है कि आपसे कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मालिक होता है ना, मालिक, मैनेजमेंट, कंट्रोल किसके हाथ में होता है? इंडिविजुअल के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? आपका इंडिविजुअल के हाथ में होता है। ये सारा का सारा काम कौन संभालता है? एक सिंगल इंसान ही करता है, सबको मैनेज करता है। हु इज रिसिप्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट होता है सारा वही लेता है, जो भी लॉस होगा सारा वही लेगा। जैसे मान लेते हैं ये एक ए पर्सन है जिसकी कंपनी है, ये कंपनी इसकी है, इसमें प्रॉफिट हुआ तो उसको मिलेगा, लॉस हुआ तो ये बियर करेगा, तो ये झेलेगा लॉस को। तो वही सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? सारा का सारा ऑन इसको संभालना, पूरा मैनेज करना, पूरा कंट्रोल करना किसके हाथ में होता है? एक सिंगल इंसान के हाथ में होता है। और सारा जो प्रॉफिट आएगा इसका होगा, जो सारा लॉस होगा इसको बियर करना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा सारा प्रॉफिट लॉस, अगर सिंगल मानेगा तो। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है इसके फीचर्स क्या हैं। इसके फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, कि मतलब क्या क्या इसमें, मतलब क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। पहला, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस कंपनी को बनाना बहुत आसान है। अगर आप काम कर रहे हो, आपसे कहते हैं देयर इज नो सेपरेट लॉ एंड गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, हार्डली legal formalities are required to start the sole proprietorship business. Through some cases one may require a license. किसी किसी कंपनी को बनाने के लिए लाइसेंस भी चाहिए, अदरवाइज आपको कोई लाइसेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मान लेते हैं आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक कंपनी, छोटी सी कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप एक मास्क, जो कोरोना में आए थे काम काफ़ी, आप उसकी छोटी सी कंपनी खोलना चाहते हो, वो आप क्या करो, घर में मास्क बना रहे हो, तो क्या आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? ज़्यादा बड़ी ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो आपसे कहते हैं इसको कोई सेपरेट लॉज, कोई गवर्नमेंट और प्रोप्राइटरशिप, हार्डली एनी लीगल, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होती है। आपको जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले मालिक हैं तभी वो पॉसिबल है। आप अकेले मालिक हो तो क्या कर सकते हो, कभी बिजनेस को खोल सकते हो, कभी बिजनेस को बंद कर सकते हो। तो आपका रहता है कि क्या बोलते हैं, आपका बिजनेस को स्टार्ट करना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा इसके अंदर नहीं होती हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म आ जाती है जिसमें आपसे कहते हैं लायबिलिटी। पहले समझते लायबिलिटी होती क्या है। अकाउंटेंसी स्ट्रीम, मतलब कि कॉमर्स स्ट्रीम से आपको इतना पता होगा मे भी कि लायबिलिटीज़ क्या होती है, उधारी जिसको मुझे पे करना होता है। अब हमने जैसे देखा था ए पर्सन है इधर, ये फर्म थी, ए को जिसको पे करना है वो क्या उसकी लायबिलिटी है, ठीक है। देखिए लायबिलिटी के अंदर ना दो लायबिलिटीज होती हैं, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दोनों के अंदर पहले हम समझते हैं मीनिंग। पहले हम आ जाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर। पहले हम आ जाता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर। चलिए देखिए, अगर लिमिटेड लायबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी से, मान लेते हैं ए ने, ए का घर ये है, ए की कंपनी ये है, ए का यहाँ पर वो रहता है और यहाँ उसने अपनी कंपनी खोल रखी है ए ने। बी है, ए को ना बी को क्या देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं। और अब लिमिटेड लायबिलिटी में होता क्या है, अभी देखिए, अगर जैसे ए को बी को ए को बी को 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो बी अगर ए पैसे नहीं देता बी को, तो बी क्या करेगा, ये कंपनी थी एक ही, ये फॉर्म है उसकी और ये उसका हाउस है। अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो बी क्या करेगा, आएगा और यहाँ पर जो भी सामान होगा वो अपने साथ ले जाएगा। वो चाहे सामान 8,000 का हो, वो 9,000 का हो, चाहे कहते 10,000 का मिले, ज़्यादा नहीं,
जितनी उसको पैसे लेने हैं उतना सामान वो वहाँ से ले जाएगा। ये नहीं है कि उसको लेने 10,000 हो तो पूरी कंपनी ले जाएगा वो उठाकर, गाड़ी सब कुछ ले जाएगा, करोड़ों का सामान ले जाएगा, नहीं। 10,000 रुपये लेने हैं तो 10,000 तक का सामान यहाँ से ले जाएगा। 1,500 ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि 10,000 लेने तो 2 लाख का सामान ले जाएगा, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, 10,000 रुपये लेने हैं तो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और अपना यहाँ से क्या करेगा, इसकी कंपनी में, एक ही कंपनी में आएगा और यहाँ से सामान निकाल कर ले जाएगा। ठीक है। अब एक बार समझते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब एक बार समझते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब इसमें होता क्या है कि केस तो सेम ही है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर एक ए पर्सन था, उसका घर इधर है और इसका फॉर्म इधर है, कंपनी इधर है। उस ए को क्या करने थे, बी को वही 10,000 रुपये देने थे। और अगर उसने ए ने अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी चूज कर रखी है तो उसका मतलब क्या है, अब बी के पास 2 रास्ते हैं, उसकी कंपनी में से भी सामान लेके जा सकता है और उसके घर से भी सामान लेके जा सकता है। अब उसको दोनों रास्ते ओपन है, उसके घर पे भी आ सकता है और उसके कंपनी में भी आ सकता है। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तभी आ सकता है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो वो बस खाली कंपनी में आ सकता है, चाहे घर में कितना पैसा रखा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अब ए क्या करेगा, सारा पैसा निकाल के घर में रख लेगा, नहीं। घर को अलग माना जाता है कि जो कंपनी का पैसा है वो कंपनी के अंदर होना जरूरी है, और वो कहीं पर भी है तो वहां से ले लिया जाएगा अगर कंपनी का पैसा है तो। ठीक है, अगर वो पैसा कंपनी का है और वो अपने घर में रख रखा है तो वो घर से आपको खुद ही लाना पड़ेगा, कंपनी के अंदर पैसा लाना पड़ेगा, वो बात की बात है। बट ये हमारे को ये समझना है कि बी अगर पैसे लेने आएगा तो खाली उसकी कंपनी में आ सकता है, उसके घर पर पैसे लेने नहीं आ सकता। उसका घर का कोई भी नहीं टीवी फ्रिज उठा कर ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लायबिलिटी उसने कौन सी चूज कर रखी थी, लिमिटेड। अगर वही उसने लायबिलिटी अनलिमिटेड चूज करी होती तो क्या होता, वो उसके फॉर्म में भी आ सकता, उसके घर पे आके उसके घर का सामान भी लेकर जा सकता था, सोफा, बेड, फ्रिज, टीवी, एसी लेकर जा सकता था। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी है तभी, लिमिटेड लायबिलिटी है तो वो खाली फर्म तक ही वैलिड है, फर्म में जो भी सामान है फर्म में से लेकर जा सकता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो गई। तो आपसे कहते हैं लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है। उसकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है। दिस implies that the owner is personally responsible for payment of debts in case of assets of the business are not sufficient to meet all the debts। इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि ए को पेमेंट करनी थी, वही है उसको क्या करना है, पैसा ले छिड़क कर पैसा लेकर आना है। ठीक है, और अगर नहीं लेके आता तो जिसको भी देना है वो उसकी कंपनी में आएगा, उसकी कंपनी में सामान निकाल कर ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर और घर पे भी आ सकता है तो सामान लेना, क्यों, क्योंकि उसकी लायबिलिटी ने कौन सी चूज कर रखी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है। क्या लायबिलिटी होती है, हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अब ये कह सकते हैं कि जिसको भी पैसा देना है वो उसके घर पर भी आ सकता है सामान लेने या पैसा लेने, उसकी कंपनी में भी आ सकता है पैसा लेने या सामान लेने। तो हमारे को समझ आ गया, इसका मतलब ये है कि ऑनर का पर्सनल सामान भी उसके घर से, उसके वो जहाँ से भी है वहाँ से उसके लेकर जा सकता है, कि मालिक के नाम जो जो चीज़ें हैं, उसका घर, जायदाद, सब चीज़ें क्या कर सकता है, लेकर ये जा सकता है, क्योंकि इसने अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, जिसमें एक मालिक होता है, जिस कंपनी का मालिक क्या होता है, बस एक ही होता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपसे कहता है कि जो उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, इसकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड की। इट मीन्स उसके घर से, उसके ऑफिस से भी क्या कर सकता है, सामान लेकर ये जा सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट्स। अब अगर मान लेते हैं उस कंपनी का मालिक, जैसे हमने बोला कि एक होता है उस कंपनी का मालिक, तो उसका मतलब ये हुआ, द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बॉर्न ऑल अराउंड बाय द सोल प्रोप्राइटर। हाउएवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। आपसे कहते हैं जो रिस्क है ना बिजनेस फेलियर होने का, इज बॉर्न बाय अलॉन बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप। अब कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे कंपनी में लॉस हो, किसको झेलना पड़ेगा, ए को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी का मालिक ए ही है बस। जैसे मान लीजिए अगर आप नीचे, अगर आपके घर के नीचे, अगर आपने या चाहे कहाँ पर आस पास अगर आपने एक शॉप ओपन करी है,
या मान लेते हैं आपके घर में से किसी की है जिसने दुकान खोल रखी है, परचून की दुकान जो होती है, जिस चीज़ की दुकान खोल रखी है वो उसके मालिक वही है बस, खाली वो अकेले बैठते हैं बस। अब प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, और मान लेते हैं उन्हीं ने सारे पैसे लगा रखे हैं बस खाली, प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है उन्हीं का होगा ना, आपका तो नहीं होगा ना, या आपके पापा का, या आप किसी का तो नहीं हो सकता ना। हाँ, अगर आपके पापा का काम है, आपके पापा ने दुकान खोल रखी है अकेले, तो आपके पापा का लॉस होगा, तो सारा प्रॉफिट आपके पापा का होगा, सारा प्रॉफिट लॉस आपके पापा का होगा। बट यही अगर आपने दुकान ज़्यादा लोगों के साथ खोल रखी है, मतलब पार्टनरशिप में खोल रखी है, तो लॉस बढ़ जाएगा, वो बात की है, हमारे बात में आएगा भी वो। तो यहाँ पर ये कि सोल रिस्क, सारा का सारा रिस्क एक जने का ही होता है इधर, और सारा का सारा प्रॉफिट एक जने का ही होता है। जितना ही प्रॉफिट हो आपका, जितना भी लॉस हो आपका ही होता है इसके अंदर। कंट्रोल, यहाँ पर बिजनेस चलाने के लिए, डिसीजन करने के लिए सारा कंट्रोल किसका होता है? एक ही तो मालिक है। कंट्रोल किसका होगा? ए का। बी, बी का तो हो नहीं सकता ना, ए का ही कंट्रोल होगा, क्योंकि एक उस कंपनी का मालिक कितने थे? एक ही तो मालिक था ना, तो उसका कंट्रोल भी कितना होगा? पूरी कंपनी का एक ही, मतलब कह सकते कंट्रोल आपका होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कैरी आउट प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। यहाँ पर मालिक को बड़ा पसंद आता है, क्यों? इनके बीच में बोला कोई होता ही नहीं है, एक सिंगल मालिक है। अगर पार्टनरशिप होती काफ़ी लोग बीच में बोलते, बट जब सिंगल मालिक होता है तो उसका ही क्या होता है, डिसीजन होता है, उसकी जो मर्जी आए वो क्या कर सकता है, कर सकता है, उसकी जो मर्जी हो क्या कर सकता है, बिजनेस के अंदर चेंज कर सकता है कि उस कंपनी का मालिक कितना है, एक ही तो मालिक है, और जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा वो, क्योंकि उसका मालिक कौन है, वो एक ही तो है ना। आपसे कहते हैं नो सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ द लॉ, नो डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, एज बिजनेस डज नॉट हैव द आइडेंटिटी फॉर द ऑनर्स। आपसे कहते हैं इन द आइज, लॉ की नज़रों में कोई डिस्टिंक्शन, कोई भी भेदभाव नहीं करा जाता है इन बिटवीन द सोल ट्रेडर बिजनेस, एज डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी फॉर द ऑनर्स। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिंगल मालिक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बिजनेस को हर तरीके से देखा जाता है लॉ के नज़रों में, वो बिजनेस भी क्या होता है आपका, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, उसको भी वैलिड माना जाता है। अगर सिंगल मालिक है उस कंपनी का तो उसको भी वैलिड माना जाएगा, ये नहीं कि वो इनवैलिड है, वो भी क्या होगा, पूरा वैलिड माना जाएगा। तो आपको समझ आ गया नो सेपरेट एंटिटी मतलब क्या है? इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। इसमें कहा जाता है कि जो मालिक होता है और जो बिजनेस, इसमें दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसमें दोनों क्या होते हैं, एक ही होती हैं, क्योंकि मालिक है, मालिक ही क्या कर रहा होता है, बिजनेस को रन कर रहा होता है। तो यह है कि अगर उस कंपनी का मालिक एक ही है, उस कंपनी का मालिक अगर एक ही है, तो उसमें कह सकते हैं कोई भी मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलोअप नहीं होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, बिजनेस अलग होता है, मालिक अलग होता है। बट अगर मालिक ही एक है तो ऐसा नहीं होगा, बिजनेस भी एक होगा, मालिक भी एक है, तो दोनों एक साथ ही चलते हैं, दोनों एक साथ ही चलते हैं। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक थोड़ी बुरी बात आ जाती है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, अब उस कंपनी का मालिक अगर ए था और मान लेते ए की डेथ हो गई, तो बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है? अब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मालिक एक था। वो बात की है कि किसी बी ने रन कर लिया, सी ने रन कर लिया, सी ने उसका बिजनेस ले लिया, वो बात है। बट वो बिजनेस नॉर्मली जैसे कंटिन्यू हो रहा था वैसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक ही क्या हो चुकी है, अब डेथ हो चुकी है, ए तो जा चुका, अब बिजनेस कंटिन्यू करने वाला कोई है ही नहीं। तो कह सकते हैं यहाँ पर लैक मतलब कमी होती है, बिजनेस कंटिन्यू हो नहीं पाता सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। The sole proprietorship business as is owned and controlled by one person. Therefore, death, insanity, imprisonment, physical alignment, or the bankruptcy of the sole proprietor will have a direct effect on the business. अगर मालिक को, जो सिंगल मालिक है उस कंपनी का, सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल मालिक है उस कंपनी का, ए, अगर ए को कुछ भी हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेस पे डायरेक्ट असर पड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ए था, ठीक है, और एक ही तबीयत खराब हो गई, आज वो क्या बोलते हैं, दुकान, उसकी दुकान थी नीचे परचून की, अब वो गए नहीं, तो बिजनेस पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। ये मत कहना कि क्या बोलते हैं हम चल लेंगे, मतलब कि उसकी जगह, नहीं, ऐसा नहीं है। मालिक है, एक कंपनी का जब मालिक होता है तो मालिक को बैठना पड़ता है। वो आप बैठ भी जाओगे ना, वो आप जैसे मालिक काम करता है, जो उस कंपनी का मालिक था, जिस तरीके से वो काम करता है आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते।
आप 1-2 दिन काम कर लोगे बट लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर सकते। 1-2 दिन तबीयत खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो काम डेली हो रहा था वो काम अब नहीं हो सकता, क्योंकि उस जो नया पर्सन आ रहा है 1-2 दिन के लिए, चाहे मान लेते उसका एक का बेटा आ रहा हो या एक का बेटी आ रही हो, वो उसको नहीं पता कैसे कर रन करते बिजनेस को, उसको इतना अच्छी नॉलेज नहीं है जैसे ए कर पाते थे। तो आपसे कहते हैं कि बिजनेस अगर कंटिन्यू नहीं हो सकता अगर आपका सोल पार्टनरशिप है, क्योंकि अगर सिंगल जो पार्टनर है अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस क्या हो जाएगा, तभी एंड हो जाएगा। तो हमने फीचर्स में ये पढ़ा है, इसको बनाना, फॉर्म करना, क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई इतनी बड़ी लॉ ऑर्डर की बात नहीं होती है इसके अंदर, और कोई भी इसमें लाइसेंस की नीड नहीं होती, क्योंकि काफ़ी जगह होते हैं कंपनी ओपन करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे अगर आप मान लेते हैं क्रैकर्स, पटाखों की, अगर आप पटाखे प्रोडक्शन करना चाहते हो, पटाखे बनाना चाहते हो, तो आपको लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ता है। बट और सब चीज़ों की ज़्यादा चीज़ों की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे अदरवाइज आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइबिलिटी, यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। इट मीन्स अगर ए को जो बी को पैसा देना है तो 10,000 रुपये, तो बी इस बार उसके घर भी आ सकता है, घर का सामान भी लेके जा सकता है और कंपनी का सामान भी लेके जा सकता है, उसकी मर्जी है। सोल रिस्क बियर एंड द प्रॉफिट रिसिप्ट, अगर कंपनी का मालिक सिंगल है तो सारा सारा रिस्क उसका ही होगा, सारा का सारा प्रॉफिट उसका ही गिना जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है कंट्रोल, यहाँ पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, एक ही मालिक का होता है, सिंगल मालिक का, सारा सब चीज़ को मैनेज करना। और उसको अच्छा ये लगता है कि मेरे बीच में क्या नहीं कर रहा कोई भी इंटरफेयर, मेरे बीच में क्या नहीं कर रहा कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। नो सेपरेट एंटिटी, सोल प्रोप्राइटर के अंदर जिसके अंदर सिंगल मालिक होता है, वैसे तो कंपनी और मालिक दोनों अलग अलग होते हैं, बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है जहाँ पर एक ही मालिक है तो वहाँ पर कंपनी और मालिक अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों सेम ही होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पर बिजनेस बंद हो सकता है अगर उस जो कंपनी का मालिक को कुछ भी अगर हो जाता है इन फ्यूचर, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता, फिर बिजनेस तभी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्विक डिसीजन मेकिंग है। क्यों, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप जल्दी से कोई भी डिसीजन ले सकते हो, आप ही तो मालिक हो। अगर वही 4 मालिक होते तो पहले आपको चारों से कंसल्ट करना पड़ता कि ये काम करूँ या ना करूँ, बट इस बार तो आप ही मालिक हो तो किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो सही लगे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के अंदर चेंज कर सकते हो। बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करना चाहते हो तो और पैसे चाहिए तो ले आओ घर से, आप अपने पैसे लगा लोगे। बिजनेस के अंदर कोई अलमीरा लगवानी है, कुछ भी नया कोई चीज़ लगवानी है, गेट लगवाना है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही लगवा लोगे। अगर ये क्या पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो आपको हर पार्टनर से पूछना पड़ता है, भैया हम अगर गेट लगवाना चाहते हैं तो क्या लगवा ले, सबसे पूछना पड़ता है पार्टनरशिप के अंदर। बट सोल राइटर में किसी से पूछना नहीं पड़ता है तो काम जल्दी से हो जाता है। मैं पूछूंगा फिर वो मुझे कल डिसीजन देंगे, कुछ परसों देंगे, कुछ आज दे देंगे, कुछ हाँ कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो नहीं कहेंगे उनको फिर क्या 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 पता उसको मनाया भी जाए कि थोड़ा मतलब मान जा करके ऐसे फाइनल करा जाए। बट सिंगल मालिक में बेनिफिट ये है कि जो करना है कर लो, माइंड में जो आया आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, जल्दी से वही काम कर सकते हो। सेकंड, confidentiality of the information. A sole writer can keep all business information confidential and maintains secrecy. He is not bound by the law to publish accounts of the business. इसमें क्या होता है कि अगर जो भी आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हैं, अगर आप सोल राइटर हो तो, अदरवाइज नहीं, सोल राइटर हो तो आपको क्या बेनिफिट हो जाता है कि जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप तक ही रहती है, किसी के बाहर जाती नहीं है। ये अगर 5 पार्टनर होते हैं किसी कंपनी के अंदर तो वो बातें पाँचों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। कंपनी से रिलेटेड बात तो सब पार्टनर को इक्वली पता होनी चाहिए। ठीक है, पार्टनर वो भी हमारा, तो सर ये बात हर पार्टनर को पता होगी। अब कोई पार्टनर करेगा अपने बाहर जाएगा कंपनी से, दोस्तों को बता देगा, कोई अगर कंपनी कुछ आगे अच्छा काम करने जा रही है, कुछ भी करने जा रही है तो क्या करेगा, कंपनी को आगे जाकर बता देगा, आगे अपने दोस्तों को बता देगा, अपने घर में किसी को बता देगा, इससे क्या होता है बात फैल जाती है। बट अगर सिंगल ही मालिक है उसकी मर्जी है किसको बताए या ना बताए। अब 5 जने थे, इसमें से 4 जन चाहते थे ये बात किसी को पता ना चले, चाहता तो 5वां भी था, बट उसके पेट में ना बात पचती नहीं थी, तो उसने बाहर जाकर किसी को बता दिया। अब उसने किसी को बता दिया, उसने किसी को बता दिया, ऐसे बात क्या होती चलेगी,
फैलती चलेगी। जो कंपनी से क्रेजी थी, जो कंपनी नया स्टेप लेने जा रही थी, वो बात पूरी मार्केट में फैल चुकी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, अगर सिंगल मालिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसकी मर्जी है, उसको बात को फैलाना है या उसको बात को रखना है, चुपचाप रखना है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरों को पता नहीं चलती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, इसमें कहता है आपसे कि आर सोल राइटर डायरेक्टली गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट्स एफर्ट्स एज ही इन द सोल रिसिप्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स आर नीड टू शेयर, प्रॉफिट डज नॉट अराइज एज ही इज द सिंगल ओनर। इसमें कहता है कि जो हम ऊपर पढ़ चुके फीचर्स के अंदर, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट किसके हाथ में होगा, मालिक के हाथ में। उसको किसी को बांटने की जरूरत नहीं है। पार्टनर होता तो उसको हाफ ऑफ करना पड़ता, 50-50 करना पड़ता है, जो उन्होंने रेशियो डिसाइड करेगा, जितना परसेंट उन्होंने डिसाइड कर रखा था वो करना पड़ता है। बट आप सिंगल मालिक हो, बस एम्प्लॉय की सैलरी दो, जो पैसा बचा सारा क्या होगा वो आपका ही होगा। डायरेक्ट इंसेंटिव है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इसमें आपको फिर, अगर आप सिंगल मालिक हो तो। सेंस ऑफ accomplishment, there is a personal satisfaction involved in the working of for oneself. If the business is successful, it contributes to self-satisfaction of the sole ridership and creates a sense of accomplishment in him. कहते हैं सेंस ऑफ accomplishment। मान लेते सिंगल मालिक थे, आपके पापा ने कोई दुकान ओपन करी आज, और उस दुकान को 2 साल हो चुके हैं और वो दुकान बहुत फेमस हो चुकी है। पापा ने खोली थी, पापा ही मालिक, अभी भी उनके उस कंपनी के मालिक, उस दुकान के मालिक पापा ही है बस। पापा ने दुकान खोली थी, अब पापा को अपने ऊपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्व होगा। इन फ्यूचर में आप जाओगे, अगर आप अपनी शॉप ओपन करोगे और वो शॉप बहुत ज़्यादा चल जाए तो आपको अपने ऊपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्व होगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर देख नहीं एक ऐसी दुकान बना दी जिसको, जो दुकान बहुत अच्छा रिवेन्यू, जो बहुत अच्छा पैसा कमा कर दे रही है, और सारी मेहनत आपने करी थी उसमें। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ भाई, लोग भी कहेंगे कि भाई एक्स देख ले, ए ने देख ले कितनी अच्छी कंपनी खोल ली। ठीक है, तो इससे क्या होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे बिल गेट्स आपने सुना होगा, जो हमारे रिचेस्ट पर्सन हैं वर्ल्ड के, उन्होंने कंपनी खुद क्रिएट करी, उनको अपने अपना गर्व है। जो उनके बच्चे हैं उनको भी मतलब उनको कोई ऐसे इतना ये नहीं है कि उनके बच्चे ने खुद नहीं बनाया बिजनेस, उनके फादर उनके लिए बना के गए हैं बिजनेस। तो जो फादर थे ना, उन्होंने तो फर्स्ट टाइम बनाया बिजनेस, उनको अपना बहुत गर्व था कि मैंने कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर चुका मैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लूजर। इसको खोलना, इसको बंद करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। कभी भी आप कंपनी खोल सकते हो, कभी भी आप कंपनी बंद कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी इसके अंदर लॉ नहीं होता है। तो हमने मेरिट्स में पढ़ा कि क्विक डिसीजन मेकिंग है, जल्दी से आप डिसीजन ले सकते हो। सेकंड में पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, बिल्कुल गुप्त रहती है, किसी को पता नहीं चलती है। थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव, यहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है, सबको डायरेक्टली, सबको नहीं, मालिक को ही क्या होता है, बस सीधा सीधा प्रॉफिट मिल जाता है, उसको किसी को बांटने की जरूरत, बस सैलरी देगा और जो खर्चे हैं बिजली पानी का वो खर्चा करके सारा प्रॉफिट किस हाथ में होगा, मालिक के हाथ में ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पड़ा आपका सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब कि उसको बहुत गर्व होगा अगर वो कंपनी उसने क्रिएट करी और कंपनी बहुत अच्छी चल गई है। अगर यही 5 जनों ने मिलकर स्टार्ट करी होती, इतना गर्व नहीं होता। पर अगर आपने सिंगल कंपनी स्टार्ट करी तो गर्व वो अलग ही होता है कि हाँ भाई मैंने एक कंपनी स्टार्ट कर दिखाई। नेक्स्ट आपका आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर। इस कंपनी को खोलना, इस कंपनी को बंद करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। क्या है, बहुत ज़्यादा, इस कंपनी को खोलना और बंद करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहता है लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आपका सबसे पहला रहता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो नुकसान है उसका, एक पहला नुकसान तो क्या कहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब ए पर्सन जो था उसके पास पैसा अनलिमिटेड तो होगा नहीं। अब एक जने के पास तो पैसा लिमिटेड हो सकता है। यही अगर मान लेते, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 जने मिलकर कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा ज़्यादा होगा कम होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एक जने मिलकर खाली पैसे लगा रहे हैं तो पैसा थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। अगर हम नॉर्मली सबको देखें, जो नॉर्मल लोगों की इनकम है, जो नॉर्मल लोगों के पास पैसा है, तो हम सबको देखें तो एक जने के पास पैसा क्या होता है, हमेशा कम होता है। ये अगर 20 जने तो पैसा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर जैसे कि आप कहेंगे अगर अंबानी है, अगर वो खाली अपना पैसा लगाएं उसके पास पैसा, वैसे अगर दूसरों से कंपेयर करें तो कम पैसा है। अगर एलन मस्क और आपका ये जो एलन मस्क जो हमारा वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, नंबर 1 पे आता है ये, और प्लस अंबानी मिल के पैसे लगाए तो पैसे ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? दोनों के रिसोर्सेज क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए। बट पहले पैसा क्या था, क्या लिमिटेड,
क्योंकि एक इंसान के पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही हो सकते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हो सकते। तो आपसे कहता है बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में हेजिटेट टू एक्सटेंड द लॉन्ग रन टू प्रोप्राइटरशिप। बैंक ने ज़्यादातर ना मतलब लोन वोन किसको प्रोवाइड नहीं करते, प्रोप्राइटरशिप को ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कह सकते हैं टेंशन बहुत है, प्रॉफिट और लॉस की दिक्कत बड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप भी डिसीजन लेने वाले हो, एक सिंगल इंसान है डिसीजन लेने वाला। अब उसने डिसीजन गलती से गलत ले लिया तो प्रॉफिट का मतलब कंपनी के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपका आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। दूसरा नुकसान क्या है आपका, हमेशा कंपनी की लाइफ क्या होती है, लिमिटेड होती है, ज़्यादा लंबे समय तक लाइफ चलती नहीं, क्योंकि अगर उस एक ही पार्टनर अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कंपनी की होती तभी बंद होगी, इसको चलाने वाला कोई होगा नहीं। अगर कोई चलाएगा भी तो उस तरीके से नहीं चला सकते जिस तरीके से ए पर्सन चलाया करता था। तो यहाँ पर क्या होती है, कंपनी की लाइफ क्या होती है, लिमिटेड। अगर यही 5 पार्टनर थे, अगर एक पार्टनर मर जाता है तो कम से कम 4 पार्टनर को तो बिजनेस चलाना आता है। ओके, अगर सिंगल पार्टनर है तो यहाँ पर क्या होती है, लाइफ लिमिटेड होती है। और तीसरा नुकसान क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके घर से भी सामान लेकर जा सकते हैं, आपके ऑफिस से भी सामान लेकर जा सकते हैं। फिर फोर्थ नुकसान क्या आपका, लिमिटेड मैनेजर लाइबिलिटी। यहाँ पर कहते हैं द ऑनर हैज टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरल टास्क विच इज द परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एटसेट्रा। इट इज रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेस इन ऑल द केसेस। इसमें कहते हैं कि अगर आप सिंगल मालिक हो तो सारा काम आपको करना है, कितना परचेज करना है, कितना सेल करना है, कितना सामान रखा है, क्या सामान रखा है, किसको कहाँ रखना है, सारे का सारा मैनेजमेंट कौन करता है, आप ही तो कर दोगे अगर सिंगल मालिक है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि सारा का सारा काम आप एक जन ही कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। ओके, इतना अच्छा वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले खाली एक ही पर्सन है, इससे ज़्यादा पर्सन नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि काम करने वाला एक ही जन है, ठीक है, बट सारा काम उसको करना है। अब हर काम तो वो उसमें कह सकते हो उसके अंदर परफेक्शन तो होगी नहीं ना, कुछ काम तो गलत भी करता होगा, बट क्या करेगा, काम करना पड़ेगा फिर भी। तो आज हमने जो पढ़ा सोल मेंटरशिप पढ़ा, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया वीडियो दोबारा देख लो, अवेलेबल है पूरी। और अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर। ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करनी है, आप ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर सकते हैं जेएसएस के, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी क्लासेस। दूसरी बात, यहाँ पर आपको इस चैनल पर आपको कॉमर्स की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं। मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को नेक्स्ट वीडियो आप अच्छे से देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।